साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए दूसरे टेस्ट का अभ्यास करेंगे। इसमें पूरे 150 सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। तो ये है हमारा सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। इसका पहला सवाल है, देखिए प्रश्न पहला है, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन चुनिए। ठीक, देखिए पहला कथन है, मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दूसरा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी फ्लाई कैचर है। तीसरा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प गुलाब है। और चौथा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। अब देखिए यहाँ पर जो गलत कथन है वो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प गुलाब है। ये गलत कथन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राजकीय पुष्प है वो है सफ़ेद लिली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो गुलाब की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? सफ़ेद लिली। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, सफ़ेद लिली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। राजकीय पशु बारहसिंगा है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है वो है बरगद का पेड़। और मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ जो है वो 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो सही कथनों की बात कर रहे हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू ने ही मध्य प्रदेश का नाम बताया, सुझाया था। और राजकीय पक्षी फ्लाई कैचर दूधराज इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन यह है, भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण अर्ली ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये कहाँ प्रदर्शित किया गया है? देखिए ये प्रदर्शित किया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं। अब अगर हम इसके बारे में बात करें भीमबेटका की गुफाओं के बारे में, तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो रायसेन जिले में स्थित हैं। और इसकी खोज 1957 में 1957-58 के दौरान डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा की गई थी। ठीक है, और 2003 में सन 2003 में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो के मंदिरों की अगर बात करें तो खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे। ठीक है, 9वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य। और खजुराहो के मंदिरों को जो है 1986 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। ठीक, और ग्वालियर के किले की अगर बात करें तो ग्वालियर के किले को भारत में किलों के बीच मोती के नाम से जाना जाता है और इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसे 525 ईस्वी में महाराज सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है? तो ये शिवपुरी है इसे। ठीक है, ठीक है, शिवपुरी के नाम से जानते रहे हैं। और शिवपुरी जो है वो, हाँ, शिवपुरी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी थी सिंधिया शासकों की। इसको पहले सीपरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सीपरी। इसके अलावा ग्वालियर और झांसी के बीच एक नेचर गेटवे के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहें कि सिंधिया परिवार कहाँ का परिवार है? ये मराठा शासक परिवार है ग्वालियर का। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है?
तो पहला कथन है उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही कथन है। उज्जैन बेतवा नदी के तट पर स्थित है, नहीं, उज्जैन बेतवा नहीं बल्कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यही गलत है यहाँ पे। ठीक, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, ये सही है। उज्जैन में 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यह है कि 1818 ईस्वी में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी, यानी कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि किस शासक ने यहाँ पर 1818 ईस्वी में राजधानी महेश्वर से इंदौर में ट्रांसफ़र कर दी थी। देखिए, ये राजधानी जो है वो मल्हार राव होलकर ने ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में मल्हार राव होलकर तृतीय के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर प्रथम ने की थी। ठीक, इंदौर की प्रसिद्ध महिला शासिका अहिल्याबाई होलकर ने अब इसको उल्टा कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि इंदौर से वापस महेश्वर में ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या होगा, मल्हार राव होलकर। अगर यहाँ थर्ड लिखा होता तो भी यही आंसर रहता। ठीक है, तो मल्हार राव होलकर ने ही इसको ट्रांसफ़र किया था महेश्वर से इंदौर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे? देखिए, ग्वालियर के अंतिम महाराज थे माधवराव सिंधिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सन 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन थी? देखिए, ये जनजाति थी भील। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है और इसके एक प्रसिद्ध ही जो नेता हुए हैं उनका नाम था टांट्या भील। ठीक है, टांट्या भील। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? देखिए, चंदेरी के किले का निर्माण जो है राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, चंदेरी शब्द यहाँ आया है तो इससे संबंधित कुछ बातें हम कर लेंगे। देखिए, चंदेरी में देखिए सबसे पहले हम बात करें चंदेरी कहाँ पर है, तो चंदेरी जो है वो अशोकनगर जिले में है। ठीक है, अशोकनगर जिले में स्थित है। इसके अलावा चंदेरी में क्या है, देखिए चंदेरी में यहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती हैं। चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, चंदेरी में जो किला है वह उस किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ठीक, और चंदेरी का किला जो बनवाया था वो राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। ठीक है, 11वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में से किसके राज्यपाल थे? जो जिले लिखे हुए हैं इनमें से कौन से जिले के राज्यपाल थे? ठीक है, राजा बनने से पहले वह उज्जैन, जो आज का उज्जैन है उसको अवंती कहा जाता था पहले। ठीक है, प्राचीन काल में अवंती या अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन को ही जो है यहाँ पर है, उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक, उज्जैन कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आप बात करेंगे, उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1923 ईस्वी में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये जो है आयोजित किया गया था, तो देखिए ध्वज सत्याग्रह के लिए कहाँ कौन सा स्थान था? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में आयोजित किया गया था और इसमें 1700 आंदोलनकारियों को जेल हुई थी। ठीक है, 1700 आंदोलनकारी जो थे वो उन्हें जेल भेजा गया था। कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक,
लेकिन इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? ठीक, तो ये कौन सा जलियांवाला कांड कौन सा है यहाँ का? मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, अब देखिए चरण पादुका नरसंहार के बारे में जरा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चरण मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक, 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर कर निहत्थे लोगों पर मशीन गन और बंदूक से गोलियां चलाईं, जिसमें 21 लोग मारे गए और अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड जैसी स्थिति थी, इसलिए इसे चरण पादुका नरसंहार को हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी। देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद बनवाई थी कसीदिया बेगम ने। ठीक है, कसीदिया बेगम। अब देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद कसीदिया बेगम ने बनवाई थी। इसका निर्माण कार्य 1832 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1857 में जाकर के पूरा हुआ। ठीक है, भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही 4 बाग पद्धति पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? देखिए, तात्या टोपे को जो है वो शिवपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन यह है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी क्या है, कौन सी है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली जो सीमा है, जो नदी है, वो है नर्मदा। ठीक, चलिए जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, यह आता है महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? अब देखिए, यहां पर क्या है, जो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र है, देखिए मध्य भारत का पठार यह प्राकृतिक क्षेत्र है, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र यह भी है, और नर्मदा सोन घाटी यह भी मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो है वो पश्चिमी पठार की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पश्चिमी घाट नहीं लिखा है, पश्चिमी पठार लिखा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? ठीक, तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, चलिए विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुडविल चोटी है, इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? देखिए, ये जो है अशोकनगर जिला है। अशोकनगर जिला जहां पर चंदेरी स्थित है, हमने अभी भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अशोकनगर जिला सिंध और बेतवा नदियों के बीच, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अमरकंटक के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पहले तो ये बात करें, अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है।
ठीक। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला और मध्य भाग को महादेव एवं पूर्वी छोर को अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पूछा गया कि अमरकंटक के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं। तो अमरकंटक के पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। देखिए बुरहानपुर जिला है, इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ठीक है, यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसे दक्कन का दरवाजा या दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है। देखिए तो देखिए काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर है, मालवा पठार में। ठीक है, अब देखिए इस पठार का प्रारंभ नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से होता है। ठीक, यहीं पर प्रायः काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं सिंचाई के संदर्भ में ERM का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब देखिए ERM का यहाँ मामला है एक्सटेंशन, रीइनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। देखिए राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो अगर हम बात करें सरला ग्रेवाल की तो पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और पहली महिला राज्यपाल थी। इनका टेन्योर इनका कार्यकाल कब था, ये 1989 से 90 के दौरान राज्यपाल थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे राम नरेश यादव की, तो ये राम नरेश यादव जो थे वो 2011 से 16 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, सत्यनारायण सिंह की अगर हम बात करें तो सत्यनारायण सिंह जो थे वो 1971 से 77 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, इन्होंने ही मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 पर साइन किए थे। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पे कैलाशनाथ काटजू की। यही आंसर है। और ये कैलाशनाथ काटजू जो हैं राज्यपाल नहीं रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब रह चुके हैं, 1957 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश में राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य आपातकाल का मतलब है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए राज्य आपातकाल के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 में प्रावधान है। बिल्कुल सही, 356 में ही राष्ट्रपति शासन के बारे में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखा है। ठीक, मध्य प्रदेश में अब तक 5 बार राज्य आपातकाल घोषित किया गया है, नहीं 3 बार ये काम हुआ है। राज्य आपातकाल के दौरान शासन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक बात है, शासन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती हैं और ठीक है राज्यपाल उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में मैंने बताया भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, 3 बार कौन कौन सी बार लगाया गया है, तो एक तो 1977 में लगाया गया था। ठीक है, दूसरा 1980 में लगाया गया था और तीसरा लगाया गया था 1992-93 में। ठीक है, 92 से 93 के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं। यहाँ है मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया है। देखिए भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर।
तो देखिए इन चारों ही स्थानों पर यह नहीं स्थापित किया गया है। ठीक, ये चारों विकल्प गलत हैं, बल्कि एक विकल्प और बढ़ा लीजिए यहाँ पर, उसको कहेंगे हम इंदौर। ठीक, इंदौर में यह स्थापित किया गया है। ठीक, और ये फरवरी 2022 में स्थापित किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं वर्ष 2022 में नरेंद्र कुमार मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस, है ना, ये नीचे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उनमें से किससे संबंधित है? तो जो नरेंद्र कुमार मिश्र हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल यह है, गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी, है ना, ये कुछ विशेषताएं हैं, उनमें से किसके लिए जाना जाता है? देखिए गौरी सोमनाथ मंदिर जो है वो नदी ढाल चट्टान के लिए जाना जाता है। देखिए तो यहाँ क्या है कि गौरी सोमनाथ मंदिर जो है वो खरगोन जिले के महेश्वर में ओमकार पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक, इसे मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है, और इसके लिए एक मान्यता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान की थी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो कि मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में, उनके जीवन को दिखाने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, तो वो म्यूजियम कहाँ स्थित है? देखिए वो म्यूजियम स्थित है भोपाल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम देखेंगे बैगा परध्वनि नृत्य, ये बिल्कुल सही है। बैगा जनजाति के लोग परध्वनि नृत्य करते हैं। ठीक है, परध्वनि नृत्य जो है ना विवाह के समय ये लोग करते हैं। ठीक, गोंड जो है कर्मा नृत्य करते हैं, सही है। भारिया जनजाति के लोग भरम नृत्य करते हैं। ठीक है, कोरकू जनजाति के लोग जो है सैला नृत्य नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, कोरकू जनजाति के लोग सैला नृत्य नहीं करते हैं, बल्कि सैला नृत्य कौन करता है? सैला नृत्य भारिया जनजाति के लोग करते हैं। और भारिया जनजाति के लोग देखिए सेतम, भेतम, भरम, कर्मा, सैला, ये सभी नृत्य भारिया जनजाति के लोग करते हैं। कोरकू की बात करी जाए तो ये थापटी नृत्य करते हैं। ठीक है, कोरकू वाले क्या करते हैं? थापटी करते हैं, थापटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में पहला महिला थाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? अब देखिए पहला महिला थाना जो था वो भोपाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1987 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। देखिए एक व्यक्ति कंप्यूटर चलाने में कंप्यूटर साक्षर कब माना जाएगा? जब वह जरूरत आधारित एप्लीकेशन चला ले। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में अगर वह सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर है। ठीक, अगर ये बात करें कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार करने में दी तो बहुत बड़ी बात है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होना चाहिए। प्रोग्राम भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर लिखेगा, कंप्यूटर हैक करने का मामला भी अलग चीज़ है। ठीक, चलिए देखिए कह रहे हैं विंडोज़ का प्रथम संस्करण कौन सा था? देखिए विंडोज़ का प्रथम संस्करण था विंडोज़ 1.0। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है? देखिए साथियों, भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है 2001 को। ठीक, और इसके अलावा ये कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना जो आई थी वो 15 अगस्त 2002 में, है ना, पूरे देश में ई गवर्नेंस योजना लागू की गई थी 15 अगस्त 2002 को। चलिए
ये कह रहे हैं कि प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या कहलाता है? देखिए, ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य है अतुल्य भारत का हृदय। ठीक, ये इसका ध्येय वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। हाँ, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आगा खान पुरस्कार की स्थापना 1977 में की गई थी, बिल्कुल ठीक। तुलसी पुरस्कारों की स्थापना 1983 में की गई थी, ये भी ठीक है। तानसेन पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया, ये भी ठीक है। विक्रम पुरस्कार की घोषणा या स्थापना जो है वो 1985 में नहीं की गई थी, बल्कि यह की गई थी 1990 में। ठीक है, 1990 में की गई थी विक्रम पुरस्कार। इसके अलावा एकलव्य पुरस्कार 1994 और विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये क्रमानुसार याद रखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? देखिए, तानसेन समारोह जो है वो ग्वालियर में किया जाता है, क्योंकि तानसेन ग्वालियर के ही रहने वाले थे, इसलिए ग्वालियर में ही यह आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास यह उत्सव मनाया जाता है और इसे जो है 4 दिन का, सितंबर महीने में 4 दिन का ये संगीतमय कलात्मक आयोजन होता है। ठीक, इसमें देश विदेश के संगीत प्रेमी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? देखिए, ये जो हैं मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक, देखिए टोक्यो ओलंपिक में ये इन्होंने भाग लिया था और ये भारत के द्वारा 88 सदस्यीय दल जो भेजा गया था उसमें शामिल थे ओलंपिक में, तो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक, देखिए ये जो है कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जाएगा। देखिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, तो 2023 में ये 9 जनवरी को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में यह आयोजित हुआ था दिल्ली में। ठीक है, याद रखने की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2022 में इसे दिल्ली में मनाया गया था। अच्छा, अब बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को 1915 में। ठीक, इस वजह से तभी से इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने की, है ना, उसी दिन को लेकर के इसे मनाया जाता है। ठीक, उस समय से नहीं बल्कि उसी दिन को लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक, लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, देखिए मुसलमानों के लिए ये जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की बात की जा रही है, ये पहली बार मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में लाया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है।
देखिए कह रहे हैं संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। देखिए संविधान संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। ठीक, चलिए लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, ये प्रश्न पूछा गया। पहला आम चुनाव तो 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए यह अनुसूचियों की बात कर रहे हैं, संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान है। ठीक है, देखिए क्या है कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, पहला संविधान संशोधन माना जाता है 1951 में। ठीक है, तो उसमें 9वीं अनुसूची है, ये जोड़ी गई थी। ठीक, चलिए यहाँ सवाल है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही की अनुशंसा पर की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी, 1976 में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो समिति गठित की, इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ठीक है, इस समिति में कुल 12 सदस्य थे। ठीक, और अगर हम बात करें सरदार स्वर्ण सिंह की, तो सरदार स्वर्ण सिंह जो हैं वे भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन है ना केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ठीक, इनका जन्म 1907 में जालंधर में पंजाब राज्य में हुआ था। ठीक, इन्हें घुमंतु राजदूत या रोलिंग एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि ये मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें शामिल किए गए, और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या है ना मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। देखिए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए राज्य में एडवोकेट जनरल जो है ना, इसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी है। ठीक है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार इसको कहते हैं। और अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश में इस समय एडवोकेट जनरल कौन है, देखिए इस समय जो है वो प्रशांत सिंह है ना, प्रशांत सिंह जो है वो इस समय एडवोकेट जनरल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अभी 2-3 महीने पहले ही हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ना संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस समय के राष्ट्रपति की, तो देखिए वर्तमान में जो है, देखिए दोस्तों वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति ठीक है द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, और अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 52 में है, और उनके निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, 54 में। इसके अलावा यहीं पर हम बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है 2-3 महीने पहले, तो इसलिए ये भी करंट अफेयर्स में आता है। तो देखिए भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक, और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि देखिए साथियों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके है ना वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए संविधान में अनुच्छेद कहाँ है, अनुच्छेद 63 में, 63 में, और उनके लिए जो चुनाव की प्रक्रिया का मामला है वो कितने में है, 66 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर है 51। अब यहाँ से पार्ट बी शुरू हो जाता है। देखिए पार्ट बी में पहला यानी 51
क्वेश्चन कौन सा है, देखिए देखिए, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये यह आदर्श वाक्य निम्न में से किस संस्था का है। देखिए कह रहे हैं एआईसीटी का है, यूजीसी का है, नेक का है, एनएमसी का है। देखिए ये जो है आदर्श वाक्य है वो यूजीसी का है, ठीक है। अब देखिए यूजीसी की बात करें तो 1953 में से बनाया गया था और 1956 में से सांविधिक दर्जा दिया गया था, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं इस वर्तमान में एम जगदीश कुमार। और हम बात करें कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नैक की स्थापना कब हुई थी। देखिए नैक क्या है, नैक की स्थापना तो 1994 में हुई थी, ठीक है। ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है। इसका काम क्या है, विश्वविद्यालयों को और है ना संस्थानों को ग्रेड प्रदान करना। ग्रेड कौन से होते हैं, ए बी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरह से होते हैं। और ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, इस तरह से ग्रेड देते हैं, ठीक है। तो नैक का काम यही है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे हम। अगला सवाल है 53, क्वेश्चन नंबर 53 करें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अब देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की। देखिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 में की थी। अब इस कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है और यह एशिया का सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे 55। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए नालंदा की स्थापना जो है ना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी, ठीक, 5वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। क्वेश्चन यह है एआईसीटीई को सांविधिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ क्या है, एआईसीटी जो है वो 1945 में गठित किया गया था एक सलाहकारी निकाय के रूप में, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी के रूप में बनाया गया था, ठीक है। और इसको जो है 1987 में, ठीक है, सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन यह है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है ना, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसमें कितने पदेन सदस्य होते हैं। देखिए साथियों नेशनल मेडिकल कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 होती है, ठीक है, 33, जिसमें एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 आंशिक सदस्य होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, 10। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब देखिए ये जो है किसके अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर कहें कि नेशनल मेडिकल कमीशन को पहले किस नाम से जानते थे हम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। भाई कब चेंज हुआ है, 2020 में इसे बदला गया है, ठीक है। 2020 में से एमसीआई से क्या कर दिया गया, एनएमसी कर दिया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री जो होते हैं वे इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित नहीं है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ना, एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, जो कि भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, एक दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है, दिल्ली में तो हेड ऑफिस है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है, तो ये कोलकाता में स्थित नहीं है। कहाँ पर है, बेंगलोर में, ठीक है। जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें से एक कहाँ है, बेंगलोर में, ठीक। चलिए इसके अलावा अगर यहाँ देख लें, हम बात करें कि ये कहाँ 1993 में इसको स्थापित किया गया था और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, हमने भी बताया। और ये 1995 से अपना कार्य, मतलब 1995 में ये अस्तित्व में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। 61 कह रहे हैं भारतीय भेषजी परिषद यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन कितने वर्ष में किया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। डॉक्टर मोंटू एम पटेल इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत या उसके अधीन काम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका गठन कैसे किया गया है, तो इंडियन फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत इसका गठन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारतीय विधिज्ञ परिषद की बात कर रहे हैं, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। देखिए पहला है, इस परिषद का गठन अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 के तहत किया गया, बिल्कुल सही। इस परिषद में भारत के महान्यायवादी और भारत के महा सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इस परिषद के सदस्यों में प्रत्येक राज्य विधिक परिषद से 2 सदस्य होते हैं, नहीं 2 नहीं, 1 सदस्य होता है, ठीक है, यही आंसर होगा। इस परिषद के द्वारा भारत में विधिक व्यवसाय और विधिक शिक्षा का नियमन होता है। देखिए साथियों इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा सी, ठीक, 2 सदस्य नहीं बल्कि 1 सदस्य की बात है, तब ये सही होता। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल आर, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है हमारी, उसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग क्वालिफिकेशन इन इंडिया, बिल्कुल ठीक। ग्रांटिंग एनी नर्सिंग क्वालिफिकेशन, ग्रांट्स ए क्वालिफिकेशन इन जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ विजिटिंग और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ये भी सही है। इंस्पेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन and to attend examinations held for the purpose of granting any recognized qualification or recognized higher qualification in India, ये भी सही है, सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल आयुष मिशन के 4 घटकों में क्या शामिल नहीं है। देखिए नेशनल आयुष मिशन के 4 घटक हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें नेशनल आयुष मिशन के बारे में, देखिए नेशनल आयुष मिशन में जो है ना, आयुष सेवाएं, आयुष शैक्षिक संस्थान, औषधीय पौधे, ये 3 तो हैं, ठीक है। जो नहीं है वो क्या है, अस्पतालों में फ्री दवा बांटना, ये बात सही नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, ठीक है, 15 सितंबर 2014 को, ठीक। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू
अबाउट द वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो देयर आर 27 मेंबर्स इन द काउंसिल, ये सही है। 1 मेंबर इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ICAR, इसमें एक अपना सदस्य नियुक्त नामित करता है, ये भी सही है। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, देखिए ये पदेन सदस्य हैं एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, ये भी सही है। कह रहे हैं 2 मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द इंडियन वेटनरी एसोसिएशन। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, यहाँ 2 मेंबर नहीं है बल्कि यहाँ एक सदस्य को ही ये भी नियुक्त करते हैं, नामित करते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए 66 देखते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए उनमें निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय 2020 में आई नई शिक्षा नीति के तहत बनाया गया है। 1985-86 तक यह है ना, 1986 तक यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। 1986 से 2020 के मध्य काल में इसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नाम से जाना जाता रहा है। तो अब चूंकि ये बदल गया है नाम, तो अब इसमें 2 भागों में बांट दिया गया है और कह रहे हैं कौन सा सही है। तो 2 कौन से डिपार्टमेंट है, तो वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं, गलत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। कह रहे हैं रूसा कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, अब देखिए इस कार्यक्रम में केंद्र राज्य की वित्तीय भागीदारी 80% और 20% है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2011 में हुई थी। नहीं, यह 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2013 में शुरू किया गया था। अगला है इस कार्यक्रम के द्वारा शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना था। ये ठीक है। स्कूली शिक्षा, अब चूंकि ये स्कूली शिक्षा का तो मामला ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम किसके लिए है, यह कार्यक्रम है, देखिए साथियों स्कूली शिक्षा का मामला यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्कूली शिक्षा, क्योंकि कार्यक्रम का नाम क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा है ना, हायर एजुकेशन का मामला है, तो स्कूली शिक्षा तो इसमें शामिल नहीं होगी। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे 68। देखिए यहाँ सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, ये टाइफैक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, एंड चूज द रॉन्ग वन। देखिए टाइफैक जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1988, है ना, करें 1988 में बनाया गया था, स्वायत्त संस्थान है। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इट इज़ द टेक्नोलॉजी थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्निकल थिंक टैंक है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, टाइफैक स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फाइनेंस एंड ऑटोनोमस काउंसिल, यही गलत है। यहाँ पर क्या है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ये सही है। ठीक है, देखिए तो मैंने बताया टी फॉर टेक्नोलॉजी है, आई फॉर इंफॉर्मेशन है, एफ फॉर फोरकास्टिंग, ए फॉर असेसमेंट, सी फॉर काउंसिल। ठीक, आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 4th डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कम्स अंडर द, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NIC नेट। ठीक है, निक नेट के बारे में कह रहे हैं और गलत आंसर चूज करवा रहा है, मतलब गलत स्टेटमेंट की बात कराते। देखिए इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1976, ये सही है। इट इज़ ए क्लोज्ड एरिया कंप्यूटर नेटवर्क, नहीं, यही गलत है। इट इज़ ए टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ये सही है। थ्रू NIC नेट, NIC हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन स्टीयरिंग ई गवर्नेंस एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या है, ये सैटेलाइट बेस्ड है ना, सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर
कम्युनिकेशन नेटवर्क है नेशन वाइड, तो ये क्लोज्ड एरिया नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड है, तो यही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ठीक है, एंड चूज द रॉन्ग वन। अब देखिए ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनके नाम और उनके मुख्यालय के नाम दिए गए हैं, ठीक। देखिए यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये भी सही है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का हेडक्वार्टर वैंकूवर कनाडा में, सही है, ठीक है। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो में नहीं है, ठीक, कहाँ है ये, मांडुलियोंग मनीला, है ना, फिलीपींस में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर हो जाएगा एडीबी टोक्यो, ठीक, ये है। अच्छा इसके बाद अगर हम ये एडीबी की बात कर लें बीच में, तो एडीबी जो है वो 1966 में से बनाया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 68। एम असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC में उप सचिव की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए उप सचिव की नियुक्ति जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जाती है, ठीक है। और अगर सचिव की बात करें तो वो राज्यपाल जो है उसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम 73। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा सदस्य नियम 1973 के अनुसार MPPSC में सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्न में से कितनी हो सकती है। देखिए 1973 के नियम के अनुसार इसमें जो है ना 7 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, 7। चलिए अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलाई जाती है। देखिए राज्यपाल द्वारा, MP हाई कोर्ट के चीफ जज द्वारा, राष्ट्रपति के सचिव द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाने जैसा मामला कुछ नहीं होता है, कोई उन्हें शपथ नहीं दिलाता है, ठीक है। चलिए 75। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मंत्रीय उत्तरदायित्व सिद्धांत का प्रतिरूप है। अब देखिए ये जो है प्रतिरूप क्या है, अनामिकता का मामला है, ठीक है, अनामिकता। अब अनामिकता क्या है, देखिए अनामिकता का अर्थ होता है लोक सेवक को दोष या प्रशंसा की परवाह किए बिना पर्दे के पीछे से काम करते रहना चाहिए, ये है अनामिकता, यानी नाम सामने ना आए, एनोनिमिटी बोलते हैं। यानी कि ये है कि डिपार्टमेंट में जो है मंत्री जी जो है काम करेंगे, मतलब काम करेंगे क्या, वो मंत्री जी टोटल ऑल ओवर होल सोल अथॉरिटी है। काम करने वाले लोग कौन हैं, काम करने वाले लोग हैं अधिकारी। तो अधिकारियों को नाम अपना प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, टोटल क्रेडिट अगर गलत काम हुआ है तो भी वो मंत्री जी लेंगे, और अगर सही काम हुआ है तो भी वो मंत्री जी लेंगे। तो यही अनामिकता का सिद्धांत यही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धारा, ठीक है, कौन सी धारा लोक सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षा उपाय सुनिश्चित करती है। अब देखिए संविधान में धारा 311 ये इस बात का प्रावधान करती है कि देखिए जो लोक सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनको मनमानी जो है नियुक्ति और डिमोशन, है ना, हटा देना सेवा से, ये सब जो है क्या है, ये सब क्या है, इन सब के खिलाफ रक्षा उपाय धारा 311 में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 77। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, है ना, जुडिशियल कंट्रोल ओवर दी एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में कुप्राधिकार से आशय क्या है। देखिए इसका मामला ये है कि अधिकार का दुरुपयोग, जब कोई अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, ठीक है, बदले की भावना से काम करे, तो उस पर न्यायिक नियंत्रण होता है, ठीक है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कार्मिक मंत्रालय, ये गलत है। कार्मिक मंत्रालय यहाँ नहीं है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये सही है। भारतीय विदेश सेवा संस्थान, ये विदेश मंत्रालय के अधीन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिन, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका लेखक कौन है? देखिए इसका लेखक है लियोनार्ड डी वाइट। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए यह आरटीआई एक्ट 2005 में धारा अध्याय 3 में उल्लिखित है। यह आरटीआई एक्ट 2005 में धारा 12 में उल्लिखित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में जो समिति बनाई जाती है उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? देखिए सीआईसी जो होते हैं उनके नियुक्ति के संबंध में जो समिति बनाई जाती है उस समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक, बाकी ये लोग इस समिति के सदस्य होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता, है ना, राष्ट्रपति नहीं होते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं होंगे। ये प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, ये लोग इस समिति के सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, कह रहे हैं भारत में लोकपाल या लोकायुक्त शब्द किसने दिया था? तो देखिए भारत में लोकपाल या लोकायुक्त शब्द जो है वो LM सिंघवी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार, सेकंड ARC बोलते हैं इसको, इसके अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। ठीक है, 2005 में से गठित किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे 84। देखिए मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? अब देखिए 2010 में तो ये नियम पारित हुआ था। ठीक है, तो 2010 में नियम पारित हुआ, तो 2012 में ये अवार्ड इसे संयुक्त राष्ट्र ने प्रदान किया था अच्छी सेवा के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 85। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस का अर्थ क्या है? देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में राइट टू सर्विस क्या है? तो वो है विहित समय के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, देखिए नियम के हिसाब से बताया गया है कि इतने, जैसे कोई आपको प्रमाण पत्र बनवाना है और वो प्रमाण पत्र 3 दिन में बन जाना चाहिए, तो वो 3 दिन में ही वो सेवा, राइट टू सर्विस का मामला वही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा प्रारंभ होगी। अब उस समय सीमा का मामला क्या है? आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शास्ति का प्रावधान है ना, शास्ति मतलब पेनल्टी, दंड की प्रावधान की बात कर रहे हैं। दंड कहाँ पर है? तो ये देखिए धारा 7 में। ठीक है, धारा 7 में ये दंड का प्रावधान है। चलिए अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश CM हेल्पलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं का क्या किया जाता है? फाइलीकरण कर लिया जाता है, बाद में हल करने के लिए कहा जाता है, त्वरित निराकरण किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए CM हेल्पलाइन का जो है शुभारंभ किया गया था वो समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए किया गया था। ठीक, इसके अलावा CM हेल्पलाइन का नंबर तो पता है, 181 है। ठीक, CP ग्राम्स पोर्टल का संचालन कब से किया जा रहा है? देखिए CP ग्राम्स, तो ये किया जा रहा है 6 नवंबर 2020 से। चलिए नेक्स्ट देखिए,
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के दूसरे अध्याय के संबंध में क्या सही नहीं है? अब देखिए, सही क्या नहीं है? ये धारा 8 विश्वविद्यालय में अध्यापन, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि धारा 8 में जो है विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध, ये धारा 8 में लिखा गया है। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलाधिपति एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष निम्न में से होगा। तो देखिए, उसका अध्यक्ष, इस वित्त समिति का अध्यक्ष जो है ना, वो कुलपति होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, अध्यायों के बारे में पूछ रहे हैं। छठा अध्याय ये सही है, 8वां अध्याय ये भी सही है, 9वां अध्याय के विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति, ये भी सही है। 10वें अध्याय में क्या है? देखिए, 10वें अध्याय में क्या है? विद्यार्थी परामर्शी समिति नहीं है, बल्कि 10वें अध्याय में आपात उपबंध है। क्या है? आपात उपबंध है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय सही है। नृत्य संगीत और फाइन आर्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, ये भी सही है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, ये भी सही है। इसके अलावा अगला है कि मध्य प्रदेश में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ये गलत है। उज्जैन में नहीं है, ये कहाँ है? ये कटनी में है। ठीक। ये है जो कॉलेज है, ये सॉरी यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ है? कटनी में। 1995 में से स्थापित किया गया था। ठीक, कटनी जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर राज्यपाल के स्थान पर पदेन रूप से मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार अब ये चाहती है, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि वे जो कुलाधिपति होंगे, जो चांसलर होंगे, वे राज्यपाल नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ही, ठीक है, चांसलर होंगे। देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 की धारा 16 के तहत कुल सचिव पद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, कुल सचिव होते हैं रजिस्ट्रार। कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी है, सही है। कुल सचिव की नियुक्ति धारा 15C के अधीन बनाए गए उपबंध के तहत होगी, सही है। कुल सचिव की नियुक्ति उच्च शिक्षा मंत्री राज्य शासन द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के बाद की जाएगी, ये गलत है। कुल सचिव सभा के परिषद के और मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, ये भी सही है। तो जो सी है वो क्या है? देखिए, कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, 2011 में से स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ? उज्जैन में, सही है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे माधव संगीत कॉलेज ग्वालियर, ये भी सही है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन जबलपुर, ये गलत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, ये इंदौर में है। IIT भी इंदौर में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जबलपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ग्वालियर में ही है। ठीक है, जो ये लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कहाँ है? ग्वालियर में। देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलाधि सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी? देखिए, तो कार्य परिषद के पास ये शक्ति है कि वह कुलपति की सिफारिश पर
कुलाधि सचिव की नियुक्ति करेगी। ठीक है, रेक्टर जो होते हैं, ठीक है, रेक्टर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था? ठीक है, देखिए ये हैस्पिस की बात कर रहे हैं, HESPIS। ठीक है, तो ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। कोविड-19 के दौरान इंडियन नेशनल सुपर मॉडल निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? देखिए कोविड-19 के दौरान इंडियन नेशनल सुपर मॉडल जो था वो एक्चुअली ये किस लिए बनाया गया था कि ये केसेस को मॉनिटर कर रहा था, कोविड-19 के केसेस को मॉनिटर कर रहा था। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विकसित किया था। अब देखिए कह रहे हैं यूजीसी के सेंट्रल रीजनल ऑफिस भोपाल का कार्यक्षेत्र क्या है? तो देखिए इसका कार्यक्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 102। कुलाधिपति की शक्तियों के संबंध में क्या असत्य है? ठीक है, चांसलर राज्यपाल महोदय की, वह राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति नियुक्त करते हैं, सही है। कुलपति की नियुक्ति के संबंध में समिति का गठन राज्यपाल करते हैं, ये भी सही है। कुलपति की नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर करते हैं, सही है। कुलपति की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से सलाह देते हैं, नहीं, केंद्र से सलाह नहीं लेते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। विश्वविद्यालय सभा के सम्मेलन तथा उसमें गणपूर्ति से संबंधित निम्न में से क्या असत्य है? अब देखिए सभा का सम्मेलन एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार होगा, नहीं, 2 बार नहीं होगा, 1 बार होगा। ठीक है, तो ये पहला असत्य हो जाएगा। कह रहे हैं सभा के स्थगन के लिए गणपूर्ति 25 सदस्य से होगी। ठीक है, सभा के 35 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सभा के स्थगन के लिए गणपूर्ति 25 सदस्यों से होगी, ये ठीक है। अगला देखेंगे हम, देखिए अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालयों के लिए मुद्रण, प्रकाशन, अनुदान ब्यूरो, सूचना ब्यूरो, नियोजन ब्यूरो की व्यवस्था कौन करता है? तो देखिए यह कार्य है कार्य परिषद का। ठीक है, अध्याय 4 में धारा 24-17 में, ठीक है, देखिए अध्याय 4 में धारा नंबर 24 की उपधारा 17 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कार्य परिषद जो है इसकी व्यवस्था करेगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए अगर आप ऑडियो वीडियो जो साधन होते हैं उनको यूज करते हैं, है ना, जैसे कोई मॉडल दिखा करके या कोई प्रोजेक्टर पर फिल्म चला करके कुछ ऐसा, तो उससे क्या होगा, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाएंगे आप। ठीक, वो अच्छी तरह से पूरे चौकन्ने होकर के, अलर्ट होकर के उसको देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम सहायक सामग्री जो पठन अथवा लेखन कौशल के विकास में उपयोगी नहीं है। देखिए पढ़ने लिखने के कौशल में भाषा की प्रयोगशाला का कोई उपयोग नजर नहीं आता है। ठीक, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए क्रिएटिव, है ना, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन, तो वो क्या होगा कि छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, यही ये वर्ड टाइप हो गया गलत, आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग अगर हम बात करें तो वो शिक्षण, अनुभव, ये नहीं है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, शिक्षण, अनुभव। ठीक, ऊपर के जैसे ये एक शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम, ये तीनों ही उस त्रिकोण में आते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे जैसे, तो यहाँ शैक्षिक उद्देश्य हो जाएगा, यहाँ पर जो है मूल्यांकन हो जाएगा और यहाँ अधिगम, अनुभव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नैदानिक मूल्यांकन निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है? देखिए नैदानिक मूल्यांकन का मतलब है निर्देशों के दौरान निरंतर अधिगम समस्याओं के कारण और उपचार। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुसंधान का अनुदैर्ध्य
दृष्टिकोण इनमें से किससे संबंधित है? लंबी अवधि के शोध, इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है? ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वैचारिक ढांचा जिसमें अनुसंधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शोध डिजाइन। ठीक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति का अध्यक्ष होने के लिए पात्रता के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, वह व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा हो, सही है। वह व्यक्ति या तो ऐसा है ना बड़ा वरिष्ठ अधिकारी रहा हो, ठीक है। वह व्यक्ति भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहा हो, ये भी सही है। वह व्यक्ति हाई कोर्ट में जज रहा हो, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, हाई कोर्ट में जज वाली पात्रता इसमें सही नहीं है। अगला सवाल है, किसी संस्था में प्रवेश उचित और पारदर्शी रीति से किया गया है, यह सुनिश्चित कौन करेगा? एएफआरसी सुनिश्चित करेगी। ठीक है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? देखिए, ये काम जो है राज्य सरकार करेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य नहीं है शिक्षा संबंधी व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक। मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल। ठीक। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है। देखिए, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है? देखिए साथियों, मध्य प्रदेश मानवाधिकार जो है ना सांविधिक निकाय है। ठीक है, एक्ट से इसको बनाया गया था। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा महिला आयोग के लिए नामित सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, आयोग में एक एससी कैटेगरी से सदस्य होगा, आयोग में एक एसटी कैटेगरी से सदस्य होगा, आयोग में एक ओबीसी कैटेगरी से सदस्य होगा, ये भी सही। तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए, भारतीय संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? ये एससी एसटी आयोग अलग अलग कर दिए गए थे इसमें। ठीक है, पहले ये संयुक्त रूप से चल रहा था, उसके बाद 89वां संविधान संशोधन लाए 2003 में, और उसके द्वारा जो है इसे अलग अलग कर दिया गया। चलिए देखिए, देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य को अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे दिवालिया घोषित किया गया हो तो उसे हटा सकते हैं, किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो तो उसे हटा सकते हैं, वह लगातार 3 मीटिंग में एब्सेंट रहा हो तो हटा सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा उसे। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष को निम्न में से कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? देखिए, ये जो है ना केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये रवि मलिमठ है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा क्या है? देखिए, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा है कंपनी के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषताएं। कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब यह है कि कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए रिसोर्सेस का उपयोग करते हुए फंड जुटा लेना, ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए, गणतंत्र भारत की बात कर रहे हैं 1950 के बाद की, जॉन मथाई। ठीक है। अब अगला है, ऐसे ऋण जिनमें सरकारी प्रतिभूतियों को स्वतंत्रता पूर्वक खरीदा बेचा जाता है कहलाते हैं। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने की बात है। विपणन योग्य ऋण, इन्हें विक्रय योग्य ऋण भी कहते हैं।
अगला है मध्य प्रदेश राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। कितने परसेंट बढ़ाया गया है? देखिए, ये बढ़ाया गया है 11%। ठीक है, देखिए साथियों, 2022-23 के बजट में 11% डीए बढ़ाया गया है। पहले 20% था, ठीक, अब ये 31% हो गया है, तो 11% बढ़ गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, चालू अंकेक्षण के लाभ में शामिल है। देखिए, समय का सही उपयोग अंकेक्षक के लिए सुविधाजनक है, लेखा प्रणाली में तुरंत सुधार, तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, पीएसी की। ठीक है, 1921 में इसे बनाया गया था। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए टाइप्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग के टाइप क्या? बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मोटर्स एंड लोन, ये सभी हैं। ठीक, अगला देखिए, ये कह रहा है विच टी इज नॉट इन ऑटोनोमी। ठीक है, देखिए टेस्ट वाली बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ टीम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत विभागाध्यक्ष है ना, एचओडी कितने रुपए तक के क्रय के लिए प्राधिकृत अधिकारी है? ये 1 लाख रुपए तक प्राधिकृत है। ठीक है, देखिए अगला देखिए, क्रय के मूल सिद्धांत में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ये नियंत्रण, समन्वयन और अपव्यय, ये है। अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये इसका पूर्ण रूप है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। देखिए दोस्तों, ईसीसी का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। देखिए ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में क्या सही सुमेलित नहीं है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये पहले राज्यपाल थे, ये सही है। सरला ग्रेवाल है ना, ये अग्रवाल गलत लग गया है। पहली महिला राज्यपाल, ये सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी सही है। प्रज्ञा ठाकुर प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये गलत है। प्रज्ञा ठाकुर जो है वो भोपाल सीहोर सीट से एमपी हैं, यानी सांसद हैं। ठीक, सांसद हैं। और जहाँ तक बात हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री की है तो वो उमा भारती हैं, उमा भारती। ठीक है, ये हो गया। देखिए दोस्तों, हमने 140 प्रश्न कर लिए। अब हम यहाँ से इंग्लिश और हिंदी के पैसेज को पढ़ते हुए उनके सवालों का जवाब करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिंदी का पैसेज आया है। देखिए इसे हम एक बार रीड कर लेंगे। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने और शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की जनता और संपत्ति थोड़े ही समय में नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों की निर्माण की जो दिशा अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने सरसरी नज़र से पढ़ लिया। अब सवाल देखिए। पहला सवाल ये है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है?
देखिए, तो इस गद्यांश का मूल कथ्य है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा इसमें, देखिए हमने पढ़ा कि इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की, है ना, प्रेरणा किसने दी? ये जापान के विनाश ने दी। जापान पर जो इन्होंने, है ना, बम वगैरह गिराए, तो उस वजह से देखिए कह रहे हैं जापान के ऊपर, जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया द्वितीय महायुद्ध में एटम बम ने। तो ये कह रहे हैं कि देखिए युद्धकालीन सफलता ने ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? है ना, तो जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, है ना, जापान में अजेय शक्ति, जापान तो पूरा, है ना, ऐसा था, उसकी वो पराजित हो गया, तो वो, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनमें आपस में ही भय है, इसलिए वे आपस में इसको बना रहे हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, क्योंकि यह, ठीक है, देखिए आपस में उनमें डर है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं, सभी देश बना रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं निर्माण की प्रेरणा दी, सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। ठीक, इनमें आपस में डर है, इस वजह से। तो चलिए लास्ट देखते हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है ऐसा करने से। ठीक है, ये हो गए 5 प्रश्न। अब हिंदी के बाद अंग्रेजी का पैसे देखिए, ये पढ़ लेंगे पहले। एंड्रयू फेंग इज अ लीजेंड इन बॉलिंग, ही वॉज इलेक्टेड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन 2000। एंड्रयू इज ओनली 23 years old. He started bowling when he was 9. ठीक, learning the sport from his parents. When I was just starting out, my family supported me by paying for my training and equipment, says the arts students whose major is economics. Competition or not, Andrew has no problem keeping it fit. आगे है, I like to ride a bike, rain or shine. You find me on my mountain bike pedaling for at least 2 hours in Bukit Tama, 4 times a week. ठीक, it takes my mind off problems and difficulties, says Andrew. आगे है, rest and recreation are just as important as exercise. I love to sleep, says Andrew. When I prepare for tournaments, I usually sleep 8 to 9 hours a day. He also likes to play pool, read a good novel, or watch a show with his friends. When it comes to food, Andrew says he takes everything in moderation and stays away from fried and greasy foods. ठीक है, आगे कह रहे हैं, ही टेक्स इन मोर प्रोटीन देन द एवरेज पर्सन एंड ट्राइज टू ड्रिंक एज मच वाटर एज ही कैन टू। ठीक है, आगे है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन सिंस ही बाइक्स ए लॉट। ड्यू टू हिज डिसिप्लिन, एंड्रयूज वर्किंग रिलेशनशिप विद हिज ट्रेनर हैज बीन वेरी फ्लूड. Andrew's priority, however, is education. Getting my little is my biggest wish right now. After that, I can fully concentrate on my professional bowling, says Andrew firmly. ठीक है, ये हमने एक बार पढ़ लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एंड्रयू फैंग इज इंट्रोड्यूस्ड टू बॉलिंग बाय हिज, है ना, पेरेंट्स ने किया था। अगला देखिए, अगला है, व्हेन व्हाट डज एंड्रयू डू व्हेन ही इज स्ट्रेस्ड।
देखिए जब वो स्ट्रेस में है तो हमने पढ़ा था, वो ही गोज साइकिलिंग ऑन हिज माउंटेन बाइक। देखिए ये देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि आई लाइक टू राइड ए बाइक रेन और शाइन, यू विल फाइंड मी ऑन माउंटेन बाइक पेडलिंग फॉर एटलीस्ट 2 hours इन बुकिट टिमा 4 times a week, इट टेक्स माई माइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, माइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज मतलब स्ट्रेस का मामला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं व्हाट डज एंड्रयू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर टूर्नामेंट्स। ठीक है, तो वो टूर्नामेंट से पहले कैसे प्रिपेयर, ही स्लीप्स एट लीस्ट 8 hours ए डे। ठीक, हमने अभी भी पढ़ा, देखिए व्हेन आई प्रिपेयर फॉर टूर्नामेंट्स आई यूजुअली स्लीप 8 to 9 hours ए डे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू एंड्रयू नाउ, इट इज टू। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड्रयू के लिए सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, है ना। ये है, देखिए ये पढ़ते हैं, एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ ये कह रहे थे कि एंड्रयूज प्रायोरिटी हाउ एवर इज एजुकेशन। ठीक, तो वहाँ जो बात लिखी हुई है वो एजुकेशन संबंधित यही है। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे बी ए प्रोफेशनल बॉलर नहीं, ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ये बात है, बी वोटेड एज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, पे हिज पेरेंट्स फॉर हिज ट्रेनिंग एंड ये सब नहीं, आंसर ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एंड्रयू फेंग इज अ लीजेंड इन बॉलिंग मीन्स दैट। ठीक है, देखिए अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये कह रहे हैं हिज अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स मस्ट बी रिमार्केबल। ठीक, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा ना, आफ्टर दैट आई कैन फुली कंसंट्रेट ऑन प्रोफेशनल बॉलिंग सेज एंड्रयू। ठीक, गेटिंग माई टाइटल इज बिगेस्ट विश राइट नाउ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमने अभी अभी दूसरा मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह दूसरा मॉडल पेपर हेल्पफुल आएगा, हेल्पफुल लगेगा। तो आप लोग इसे शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।